नमस्कार, मैं हृदय शंकर। न्यूज़ बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। आज दिन भर चर्चा रही मांडर उपचुनाव को लेकर। मांडर उपचुनाव में बीजेपी को एक बार फिर से हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी के कई नेता इस पर बयान देने से, प्रतिक्रिया देने से भागते दिखे। अंततः दीपक प्रकाश ने मीडिया के सामने आकर ये हार स्वीकार किया और साथ ही ये भी कहा कि जातिगत समीकरण हमारे पक्ष में नहीं थे। लेकिन जाहिर सी बात है, एक सवालिया निशान बीजेपी की रणनीति पर तो खड़ा हो ही गया है, क्योंकि बेरमो, दुमका, मधुपुर के बाद ये चौथी हार है जो बीजेपी को बर्दाश्त करनी पड़ रही है। अब अगर आंकड़ों के नज़रिए से इस हार की समीक्षा की जाए तो अगर तथ्यों को देखा जाए तो बंधु तिर्की को 2019 के चुनाव में जितने वोट आए थे उससे कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं और बीजेपी को भी कुछ ज़्यादा वोट मिले हैं, लेकिन वो परसेंटेज कम है। हम जरा अपने दर्शकों को बता दें कि बंधु तिर्की को 2019 के चुनाव में 92,491 वोट मिले थे और इस बार उनकी बेटी 95,486 वोट लेकर आई है। जाहिर सी बात है, 2-3 हज़ार वोटों का इजाफा है। पिछली बार बीजेपी से देव कुमार धान थे जो 69,364 वोट लेकर आए थे, तो इस बार गंगोत्री कुजूर 71,797 वोट यानी लगभग 72,000 वोट लेकर आई हैं। पिछली बार AIMIM से शिशिर लकड़ा थे जो 23,000 वोट लेकर आए थे और उन्होंने वहाँ के समीकरणों को बदल कर रख दिया था। इस बार उसी भूमिका में देव कुमार धान थे, लेकिन वो 22,424 वोट लेकर आए। इसी के साथ साथ एक बड़ी बात ये थी कि पिछली बार हेमलता उरांव आजसू के टिकट पे चुनाव लड़ रही थी, वो 15,000 वोट लेकर आई थी। उसी तरह सन्नी टोपनो वो भी 8,000 के आसपास वोट कांग्रेस के टिकट से लेकर आए थे। लेकिन अगर समीकरणों को देखा जाए तो बंधु तिर्की एक जमीनी और कद्दावर नेता हैं। उन्होंने फिर एक बार साबित किया है, क्योंकि जितने वोट पिछली बार थे उसी लगभग वोट आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी इन हालातों को समझ नहीं पाई या फिर चूक कहाँ हुई। हम समझने की कोशिश करते हैं हमारे संवाददाता मदन से। मदन, ये सारे तथ्य सामने थे और क्या लगता है कि बीजेपी से चूक हो गई इन समीकरणों को समझने में? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से ये चुनाव लड़े गए और एक नया पैटर्न चुनावी प्रचार का जो बीजेपी ने अपनाया कि हम पंचायत तक पहुंचकर जन चौपाल लगा करके अपने जो विषय है, जो केंद्र की योजना है, उसको सरकार तक पहुंचाए, जनता तक पहुंचाएं, ये तमाम चीज़ें एक तरह से प्रैक्टिकल करने की कोशिश थी, लेकिन ये सक्सेस नहीं रहा। जिस तरह से चुनावी सभा होते हैं, कई भीड़ जो है वो हेलीकॉप्टर देखने के लिए भी पहुंचते हैं, फिर उसके बाद जानते हैं कि आखिर इसमें कौन नेता है, कौन आए हैं, क्या बोल रहे हैं, इसको बाद में समझते हैं। लेकिन पहले अगर आप देखें तो भीड़ जो है वो हेलीकॉप्टर को देखने के लिए पहुंचते हैं। तो ये जैसा कि आरोप बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री की सभा में भी कहा कि आखिर आखिरी दौर में जो 3 सभाएं मुख्यमंत्री की हुई तो रांची से कितना दूरी था, लेकिन हेलीकॉप्टर दिखाने के लिए वो वहाँ पर पहुँचे। जो भीड़ थी वो हेलीकॉप्टर के लिए थी। आखिर आपको ये सब कुछ समझ है कि हेलीकॉप्टर दिखाकर अगर वोट हासिल किया जाता है तो फिर आपने क्यों नहीं किया, क्यों ऐसा प्रयोग किया? लेकिन जो हार की वजह आज प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा कि वो जातीय समीकरण को नहीं साध पाए, यानी कि जब वो केंद्र की योजनाओं के बारे में लोगों को बताते थे, जो भीड़ जुटती थी जन चौपाल में, वहाँ पर तालियां खूब बजती थी, लोग सुनते थे लेकिन फिर सुनकर उसे भूल गए। तो ऐसे में अब उनका फोकस जो है वो आगे जातीय समीकरण को साधना होगा। हालांकि वो अपना इसमें भी जो है ये बता रहे हैं कि हमारी उपलब्धि है, क्योंकि आज़ादी के बाद पहली बार इतने वोट जो है वहाँ पर मिले हैं। तो ये हमारे लिए एक खुशी की बात है कि हमने समर्थन लोगों का अधिक पाया, हमारा ग्रोथ हुआ है। लेकिन इस ग्रोथ से ये नहीं कहा जा सकता कि रिजल्ट जिसके हाथ में है, जो जीता है वही सिकंदर कहलाता है। बिल्कुल, अगर ग्रोथ की बात की जाए तो इससे ज़्यादा ग्रोथ तो बंधु तिर्की से ज़्यादा वोट तो उनकी बेटी लेकर आई है। लगभग 3,000 वोटों का इजाफा है और बीजेपी तो 1,000-1,500 वोटों का ही बढ़ोतरी दर्ज करा पाई है। मदन, एक और गौर करने वाली बात है कि अगर चुनाव कैंडिडेट पे गौर किया जाए तो इसी गंगोत्री कुजूर का बीजेपी 2019 चुनाव में टिकट काट देती है। सिटिंग विधायक का टिकट काटा जाना बड़ी बात होती है, यानी कहीं न कहीं वो उन पैमानों पर खरी नहीं उतर पाई थी कि उन पर दांव खेला जाए। बीजेपी देव कुमार धान पर दांव खेलती है 2019 के चुनाव में, और इस बार जब उपचुनाव होते हैं तो फिर से गंगोत्री कुजूर पर दांव खेला जाता है। क्या इसे नहीं लगता कि बीजेपी कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न की स्थिति में रही? क्या सही नेता का चयन नहीं कर पाई या फिर सही रणनीति नहीं बना पाई? देखिए, सबसे पहले जब चुनाव परिणाम आ रहे थे, यानी मतगणना की प्रक्रिया अंतिम चरण में थे, तभी ही बीजेपी उम्मीदवार गंगोत्री कुजूर बाहर निकलती हैं और वो सीधे तौर पर कहती है कि मैं अपने हार को स्वीकार करती हूँ। और जब उनसे ये पूछा गया कि इसके लिए किसको जिम्मेदार मानेंगे, तो संगठन को उन्होंने बचाते हुए कहा कि इसकी जिम्मेदार मैं खुद हूँ। लेकिन एक सवाल उन्होंने ज़रूर खड़ा किया और कहा कि
अगर हमें प्रत्याशी के रूप में जल्दी घोषणा कर दिया जाता, पहले घोषणा कर दिया जाता, तो फिर कुछ और मेहनत हम कर सकते थे, कुछ अपने जो है आंकड़े बढ़ा सकते थे वोटों के। लेकिन तो यही महत्वपूर्ण है। देखिए, सबसे बड़ी बात बीजेपी के पास जो अभी कमी है वो ये है कि ग्राउंड स्तर पर, यानी कि जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं वो कहीं दूर दिख रहे हैं, जो गांव तक पहुंचकर लोगों को कन्विंस कर पाए। बड़े बड़े नेता अगर बाहर से आते हैं, वो अपनी बातों को रखते हैं तो उसका उतना असर नहीं होता है। लेकिन कोई अगर छोटे स्तर के नेता अगर गांव तक पहुंचते हैं और वो लोगों को अपनी बातों को पहुंचाते हैं, तो वो कमी जो है बीजेपी में देखने को मिल रहा है। और इसी का वजह है कि जो आदिवासी बहुल, एसटी बहुल जो आरक्षित जो सीट है, उस पर बीजेपी की पकड़ जो है वो कमज़ोर हो चुकी है। अब अगर गंगोत्री कुजूर को पिछली बार उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो गंगोत्री कुजूर एक तरह से पार्टी के लिए काम करती रही, लेकिन वो अपने क्षेत्र में काम नहीं की, वो जनता से दूर दिखी। अब उनको लगा कि अब पार्टी हमें साइडलाइन कर दिया, तो ये वजह रही कि जनता के बीच में उनका पकड़ नहीं रहा और अचानक से उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया। तो अब ये हालात जहां उत्पन्न होंगे तो वहां जनता तो बिल्कुल, ये काफी बड़ी रणनीतिक चूक है। और अगर इन चारों उपचुनावों को देखा जाए तो दुमका में ये तस्वीर तय थी कि लुइस मरांडी वहां से मंत्री रह चुकी हैं तो वो चुनाव लड़ेंगी, वहां ठीक था। लेकिन अगर मधुपुर की बात की जाए तो मधुपुर में भी यही कन्फ्यूजन दिख रहा था। राज पालीवाल का टिकट काट दिया गया, गंगा नारायण पे दांव खेला गया। वही हालात यहाँ गंगोत्री कुजूर यहाँ भी कहती नजर आ रही हैं कि अगर पहले से घोषणा कर दी जाती। ऐसे ही कुछ हालात बेरमो में भी दिखाई दे रहे थे। वहाँ भी अंतिम समय तक लोगों को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को ये तक नहीं पता था कि चुनाव कौन लड़ रहा है। तो मदन, ये रणनीति कहीं ना कहीं बहुत भारी पड़ रही है। देखिए, एक बात तो अब ये तय हो चुका है कि आप अगर किसी को कभी भी उम्मीदवार बना देंगे तो फिर वो उतने आसान नहीं होंगे उस चुनाव को जीतना। आपको ग्राउंड में काम करना होगा, लोगों तक अपनी पकड़ बनानी होगी, क्योंकि अब लोग उम्मीदवार को भी देखते हैं कि आखिर पार्टी जिसे उम्मीदवार बना रहे हैं वो हमारे बीच के हैं कि नहीं, हमारी बातों को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अगर वो जीत जाते हैं तो फिर उनसे मिलना दुर्लभ हो जाता है। अगर उनको कोई समस्या है तो उसका समाधान वो किसके पास जाकर करेंगे। तो ये विधायक तक सबसे पहले लोग पहुँचते हैं। अपनी कोई अगर बड़ी समस्या है, छोटे समस्या को तो पंचायत स्तर तक लोग सुलझा लेते हैं, अगर लेकिन उससे कोई बड़ा समस्या हो तो सबसे पहला दरवाज़ा किसी के पहुँचते हैं लोग तो वो विधायक के होते हैं। और अगर विधायक अपने जनता से दूर हो जाए, अगर वो उम्मीदवार बनना चाहते हैं, उनसे उम्मीदें हैं, तो फिर वो लोगों से मिलना छोड़ दे। अब वो कहते हैं कि पार्टी जब जिसको जिम्मेदारी देगी, जब उम्मीदवार बनाया जाएगा तब हम देखेंगे। तो ऐसे माहौल में अब जनता समझ चुकी है कि किसी को आप ज़बरदस्ती अगर आप थोप देंगे तो वो जीत जाएगा, ये संभव नहीं है। आपका ठीक है कोर वोटर होता है, लेकिन वहाँ उम्मीदवार को देख करके भी लोग अपना निर्णय बदलते हैं। जाहिर सी बात है, जमीनी नेताओं की ज़रूरत बीजेपी को है। जिस तरह से बंधु तिर्की ने जीत दर्ज की है और अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखा है, वो कहीं न कहीं एक बड़ा सबक है बीजेपी जैसी पार्टी के लिए कि वो संगठन में सुधार लाए, अपनी रणनीति में सुधार लाए। और विचार विमर्श करने की ज़रूरत इस बात पर भी है कि कैंडिडेट जो भी हो, नाम की घोषणा पहले कर दी जाए ताकि वो चुनाव के लिए तैयारियाँ कर सकें। बहरहाल, इन तमाम बातों की चर्चा मीडिया में हो रही है, लेकिन बीजेपी इन तमाम मुद्दों पर कितना गौर करती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।